क्या आप जानते हैं दुनिया में कौन से ऐसे देश हैं जिनके बॉर्डर सबसे ज्यादा देशों से शेयर होती हैं? इसका जवाब है रूस और चीन। कुल 14 देशों की बॉर्डर इन दोनों देशों को छूती हैं। अगला सवाल है, इन दोनों देशों में कौन सा ऐसा देश है जिसकी अपने लगभग हर पड़ोसी के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं? जवाब है चीन। चीन ने अफगानिस्तान, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, ताजिकिस्तान, किसी को नहीं छोड़ा है। इतना ही नहीं, जमीन पर विवाद करके चीन के बेचैन दिल को करार नहीं मिला तो उसने समुद्री सीमा वाले देशों को भी लपेट लिया। चीन के साथ 4 देशों जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और फिलीपींस की समुद्री सीमा भी लगती है। इन देशों के साथ भी चीन ये मेरा, ये भी मेरा और सब कुछ मेरा करता रहता है। वहीं भारत चीन के साथ लगभग 3500 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करता है। ये बॉर्डर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को छूती है। यह बॉर्डर 3 सेक्टर्स में बटी हुई है। वेस्टर्न सेक्टर यानी लद्दाख वाला हिस्सा, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला हिस्सा और ईस्टर्न सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा। लेकिन वो चीन ही क्या जो अपने पड़ोसियों को परेशान ना करे। चीन भारत को परेशान करने के पीछे बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, एक भी मौका नहीं छोड़ता। 2 साल पहले चीन ने स्टैंडर्ड मैप ऑफ चाइना का 2023 का वर्जन जारी किया। इसमें चीन ने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को ही अपना बना लिया, अपना मान लिया। इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों के नाम भी बदल दिए। ये लिस्ट देखिए। चीन तो नाम बदलने में योगी जी को भी टक्कर दे रहा है। भारत को भी चीन के शहरों के नाम बदल देने चाहिए, जैसे कि बीजिंग को बीजापुर, वुहान को वराहपुर, शंघाई को शिवपुर कर देना चाहिए। खैर, मजाक असाइड, हाल ही में चीन ने फिर से एक कांड किया। अब चीन ने अक्साई चीन इलाके में 2 नई काउंटी ही बना डाली। काउंटी यानी एक टाइप की प्रशासनिक यूनिट। दरअसल चीन का होतान राज्य अक्साई चीन को इलीगली शामिल किए हुए है और इसने काउंटी बना डाला है। दूसरा कांड तो इससे भी बड़ा है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है, जो एक तरफ तो अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है और दूसरी तरफ भारत को बॉर्डर डिस्प्यूट मामले में परेशान भी कर सकता है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बात करेंगे अड़ियल चीन की। समझेंगे कि चीन को अक्साई चीन की इतनी तड़प क्यों है। समझेंगे कि क्या है जॉनसन लाइन जिसके दम पर अक्साई चीन भारत का अपना अभिन्न अंग है। समझेंगे कि क्या है मैकडोनल्ड लाइन जिसके दम पर चीन अक्साई चीन को अपना मानता है। यह भी समझेंगे कि अक्साई चीन चीन के लिए इतना जरूरी कैसे बन गया, क्यों चाहिए भाई चीन को अक्साई चीन। इसके अलावा बात करेंगे कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा डैम कहां बना रहा है, क्या इस डैम से भारत को चिंता होनी चाहिए। एपिसोड लास्ट तक देखिएगा, मिलेंगे सभी सवालों के जवाब। आप देख रहे हैं द 4th डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। सबसे पहले समझते हैं कि अक्साई चीन किस एरिया को कहते हैं। भारत का ये मैप देखिए। मैप में आप तिब्बत का पठार, काराकोरम रेंज देख पा रहे होंगे। यहीं आपको लद्दाख का ईस्ट पार्ट भी दिख रहा होगा। लद्दाख का ईस्ट पार्ट ही अक्साई चीन एरिया है। मैप से आप समझ पा रहे होंगे कि अक्साई चीन काराकोरम रेंज के वेस्ट और कुनलुन माउंटेन के साउथ में सिचुएटेड है। गौर करेंगे तो दिखेगा कि अक्साई चीन तिब्बत के पठार का ही साउथ वेस्ट एक्सटेंशन है, यानी जियोग्राफिकली अक्साई चीन तिब्बती पठार का ही हिस्सा है। तिब्बत के पठार की ही तरह अक्साई चीन भी काफी ऊंचाई पर सिचुएटेड है, लगभग 5000 मीटर ऊपर। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका सबसे लोअर पॉइंट भी लगभग 4300 मीटर ऊंचा है। इसके एरिया की तुलना करेंगे तो अक्साई चीन का साइज लगभग भूटान के बराबर है और यह स्विट्जरलैंड से थोड़ा ही छोटा है। इसका एरिया लगभग 37,244 स्क्वायर किलोमीटर है। अब सवाल है कि अक्साई चीन की जमीन कैसी है। क्या आलू टमाटर उगता है यहाँ या सेब के बागान है यहाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अक्साई चीन बिल्कुल बंजर इलाका है। यह एक पहाड़ी रेगिस्तानी जमीन है। रेगिस्तानी जमीन इसलिए है क्योंकि यहाँ बारिश या स्नोफॉल न के बराबर होती है, क्योंकि लंबा चौड़ा हिमालय और दूसरे माउंटेन्स मॉनसून को यहाँ तक आने ही नहीं देते, फुल स्टॉप लगा देते हैं। यानी ऊंचाई और मॉनसून की एब्सेंस के कारण यहाँ की जलवायु ठंडी और ड्राई है। हालांकि इस एरिया में जुलाई और अगस्त के महीनों में थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है। अब जब जमीन ही बंजर है तो इंसान यहाँ क्यों ही रहेगा, इसीलिए काफी हद तक इंसान नहीं रहते यहाँ। अगर आपका कभी जाना हुआ तो आपको खाना बदोश चरवाहों के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। एकदम वीरान निर्जन इलाका है। यहाँ पर आपको परमानेंट सेटलमेंट भी नहीं दिखेगा, यानी स्थायी तौर पर बनने वाले घर मकान नहीं दिखेंगे। अब एक और सवाल, नदी झील है यहाँ पर या नहीं? अक्साई चीन नॉर्थ वेस्ट में ज्यादा उबड़ खाबड़ है और इसके ईस्ट में
छोटी सॉल्ट लेक्स पाई जाती हैं। मैप में देख पा रहे होंगे। देखिए उस इलाके में वाटर सोर्स की अगर बात करें तो मेनली यहाँ कराकाश नदी है और कई सारी खारे पानी की झीलें भी हैं। अब दिक्कत यह है कि इस निर्जन इलाके को चीन अपने शिनजियांग एरिया का पार्ट मानता है, जबकि भारत इसे अपने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा मानता है। सवाल यह आता है कि यह डिस्प्यूट शुरू कैसे हुआ। चलिए जवाब ढूंढते हैं इतिहास के पन्नों में। भाई चीन कहता है कि अक्साई चीन इसलिए हमारा है क्योंकि यह प्राचीन और मध्यकालीन चीनी साम्राज्य का हिस्सा था। बताइए इस बात में है कोई दम? वैसे तो भारत के चोल राजाओं का शासन श्रीलंका में था, तो क्या भारत को क्लेम कर देना चाहिए कि श्रीलंका हमारा है? अरे आप तब की बात कर रहे हैं जब बॉर्डर्स आज के जैसे स्ट्रिक्टली डिफाइंड नहीं होती थी, लेकिन चीन है, सुनता कहां है। चलिए अब इतिहास में गोता लगाकर सबसे पहले यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई चीन के इस दावे में दम है कि अक्साई चीन चीन का हिस्सा था या नहीं। देखिए ऐतिहासिक रूप से अक्साई चीन वो जरिया था जिससे भारत फेमस सिल्क रूट से जुड़ता था। अक्साई चीन हजारों सालों से मध्य एशिया के पूर्वी भाग, जिसे तुर्किस्तान भी कहा जाता है, और भारत के बीच कल्चर, लैंग्वेज, भाषा और ट्रेड का रास्ता रहा है। भारत से तुर्किस्तान का ट्रेड रूट लद्दाख और अक्साई चीन के रास्ते से होते हुए काशगर शहर जाया करता था। अब बात करते हैं 17वीं शताब्दी की। 1660 के आसपास तक मुगल साम्राज्य ने लद्दाख तक अपना साम्राज्य फैला लिया था। तब भी लद्दाख के तिब्बत के साथ रिलेशनशिप थे। फिर करीब 20 साल बाद 1680 के दशक में लद्दाख और तिब्बत के शासकों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए। यानी यह कहा जा सकता है कि लद्दाख तिब्बत का अभिन्न अंग नहीं था और तिब्बत एक स्वतंत्र खुद का डिसीजन लेने वाला प्रशासनिक क्षेत्र था। हालांकि चीनी हमेशा यही राग अलापते रहते हैं कि लद्दाख तिब्बत का अंग था और तिब्बत चीन का है, इसलिए लद्दाख भी चीन का हिस्सा हुआ। बहरहाल बाद में भारत पर ब्रिटिश शासन का दौर आया। इस दौरान तिब्बत और कश्मीर के शासकों के बीच 1842 में एक और संधि पर हस्ताक्षर हुआ, जिसमें इस बात को माना गया कि लद्दाख कश्मीर का हिस्सा है और कश्मीर सरकार द्वारा नियंत्रित है। इस समय कश्मीर के राजा थे गुलाब सिंह। इन्होंने ही 1834 में लद्दाख को जीता था। बाद में 1846 में कश्मीर और लद्दाख ब्रिटिश शासन के अधीन आ गए और उसके बाद अंग्रेजों ने लद्दाख और तिब्बत की सीमा तय करने का सोचा। अंग्रेजों ने बॉर्डर बनाने के लिए अलेक्जेंडर कनिंघम की अध्यक्षता में एक बॉर्डर कमीशन बनाया। कमीशन ने चीनी और तिब्बती अधिकारियों को भी बुलाया कि भाई आ जाओ, देख लो, साथ में काम करते हैं, लेकिन इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। बहरहाल तब कमीशन ने तय किया कि लद्दाख का सदर्न पार्ट चांग चेनमो घाटी तक माना जाएगा, लेकिन लद्दाख के नॉर्थ के एरिया को अनआइडेंटिफाइड माना। चलिए अब समझते हैं कि इतिहास में लद्दाख और चीन के बीच बॉर्डर कहां पर बनाई जाए, इस समस्या को लेकर क्या क्या काम हुए। 1865 में सर्वे ऑफ इंडिया के एक ऑफिसर हुए थे W.H. जॉनसन। जॉनसन अक्साई चीन के इलाके में निकल गए घूमने और घूमते घूमते निकल गए चांग चेनमो घाटी के नॉर्थ में। सर्वे के बेसिस पर जॉनसन ने बना दिया एक नक्शा और जॉनसन लाइन का प्रपोजल रखा। इसी लाइन को आज हम लानाक ला पास या फिर जॉनसन लाइन के नाम से जानते हैं। इसकी खास बात यह थी कि इस बॉर्डर में अक्साई चीन को तत्कालीन कश्मीर का हिस्सा बताया गया था। अब एक और प्रमुख घटना हुई थी इसी समय पश्चिमी चीन में। इस समय यहां डुंगन विद्रोह चल रहा था। इसको टोंगजी हुई विद्रोह भी कहा जाता है। यह चीनी मुस्लिमों यानी हुई ने चीन के शासन के खिलाफ किया था। बहरहाल इसके चलते चीन का झिंजियांग के अधिकांश हिस्से पर कंट्रोल नहीं था, इसलिए इस जॉनसन लाइन को भी कभी भी चीनियों के सामने प्रपोज नहीं किया गया। दरअसल जॉनसन ने यह लाइन कश्मीर के महाराजा के सामने पेश की थी। इसमें कश्मीर का एरिया कुनलुन माउंटेन्स में संजू दर्रे तक बताया गया था। इसमें ऊपरी कराकाश नदी को भी शामिल किया गया था, यानी पूरी कराकाश घाटी कश्मीर के एरिया में थी। इनफैक्ट कश्मीर के महाराजा ने शाहिदुल्ला नामक जगह, जिसको आज हम जाइदुल्ला कहते हैं, वहां पर एक किला भी बनवाया था और कुछ सालों तक वहां सेना भी तैनात करके रखा था। लेकिन कुछ ही सालों बाद जॉनसन लाइन में कुछ अमेंडमेंट हुआ। 1897 में एक ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर सर जॉन अर्डॉग ने यारकंद नदी के नॉर्थ में कुनलुन माउंटेन्स के साथ एक बॉर्डर का कॉन्सेप्ट दिया था। दरअसल बात यह थी कि उस समय चीन था कमजोर और ब्रिटेन को चिंता हो रही थी कि रूस यहां तक ना आ जाए और फिर कब्जा ना कर ले। अर्डॉग ने तर्क दिया कि उसकी संशोधित बाउंड्री लाइन रूस के अगेंस्ट ज्यादा डिफेंसिव प्रूव होगी। इसी संशोधित जॉनसन लाइन को अर्डॉग जॉनसन लाइन कहा जाता है। ध्यान रखिए, भारत इसी लाइन के आधार पर अक्साई चीन को अपना अभिन्न अंग बताता है।
लेकिन बात सिर्फ अर्डोग जॉनसन रेखा तक खत्म हो जाती तो कभी भारत का चीन के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट होता ही नहीं। जब जब सत्ता पर बैठे मालिकों का इंटरेस्ट बदलता है तब तब दिक्कतें होना स्वाभाविक है। अब इसके कुछ सालों बाद यानी 1889 तक ब्रिटेन और चीन के रिश्ते काफी सुधर गए। अब चूंकि रिश्ते सुधर गए तो ब्रिटेन ने चीन को फायदा देने का सोचा होगा। इसके बाद ब्रिटेन ने एक बार फिर इस इलाके का नया नक्शा बनवाने का सोचा और इस बार जिम्मा दिया मैकार्टनी मैकडोनाल्ड को। मैकार्टनी मैकडोनाल्ड ने नई बॉर्डर बनाई। इसमें अक्साई चीन का ज्यादातर हिस्सा चीन में डाल दिया। इस लाइन को कोंगका ला पास या मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन के नाम से जाना गया। 1908 तक अंग्रेजों ने मैकडोनाल्ड लाइन को बॉर्डर मान लिया था, लेकिन इसके बाद फिर एक घटना हुई। 1911 में चीन में शंघाई क्रांति हो गई और चीन की सत्ता बदल गई और यहां से अंग्रेजों का इंटरेस्ट फिर से बदल गया। इसके बाद 1911 से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक अंग्रेजों ने ऑफिशियली अर्डोग जॉनसन लाइन का इस्तेमाल किया। इनफैक्ट 1917 से 1933 तक चीनी सरकार द्वारा पब्लिश किए जाने वाले चीन के पोस्टल एटलस में भी अक्साई चीन एरिया में बॉर्डर को कुनलुन माउंटेन के पैरेलल खींची गई अर्डोग जॉनसन लाइन के हिसाब से ही दिखाया गया। इसके अलावा 1925 में पेकिंग यूनिवर्सिटी एटलस ने भी अक्साई चीन को भारत में ही रखा। फेमस इतिहासकार रामचंद्र गुहा भी यही कहते हैं कि 1920 के दशक से पहले किसी भी ऑफिशियल चीनी मैप में अक्साई चीन को चीन का हिस्सा नहीं दिखाया गया था। इनफैक्ट 1930 के दशक के झिंजियांग मैप में काराकोरम के बजाय कुनलुन माउंटेन को बॉर्डर के रूप में दिखाया गया था। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस अक्साई चीन के लिए आज की डेट में चीन मारकाट मचाने को तैयार है, एक समय ऐसा भी था जब चीन को अक्साई चीन चाहिए ही नहीं था। 1950 तक चीन को अक्साई चीन के भारत का पार्ट होने पर कोई ऐतराज नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस मुद्दे पर इंडिया टुडे में एक आर्टिकल छपा था जिसमें एक किताब का जिक्र है। किताब का नाम था द फेट ऑफ तिब्बत व्हेन बिग इंसेक्ट्स ईट स्मॉल इंसेक्ट्स। इस किताब के लेखक क्लॉड अर्पी ने लिखा कि अक्साई चीन पर चीनी नीति 1952 में बदल गई थी और ये कहानी शुरू हुई थी तिब्बत के कंट्रोल को लेकर। दरअसल तिब्बत एक स्वतंत्र लेकिन कमजोर मुल्क था, लेकिन चीन ने तिब्बत को कभी भी स्वतंत्र मुल्क माना ही नहीं। 1950 के दशक में चीन ने तिब्बत को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। चीन ने जब तिब्बत पर कब्जा किया तो वहां कुछ क्षेत्रों में विद्रोह भड़क उठा। अब चीन को यह खतरा महसूस हुआ कि इस विद्रोह के बढ़ जाने पर चीन और तिब्बत के बीच का रास्ता कट सकता है और इसी चिंता के चलते चीन ने उस समय शिनजियांग तिब्बत हाईवे बनाना शुरू किया। अब यह हाईवे अक्साई चीन से निकलता है और चीन को पश्चिमी तिब्बत से कनेक्ट करता है, यानी झिंजियांग में होटेन को तिब्बत में लहासा से जोड़ता है। ऐसा माना जाता है कि चीनी सेना ने पहली बार 1951 में उत्तर पश्चिमी तिब्बत यानी कि लद्दाख अक्साई चीन के पूर्व में एंट्री मारी थी। हाईवे का काम 1953 के बाद ही शुरू हुआ। ये वो समय था जब भारत में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लग रहा था। फिर 6 अक्टूबर 1957 को पता चला कि झिंजियांग तिब्बत दुनिया का सबसे ऊंचा हाईवे पूरा हो गया है। आप मैप पर इस रोड को देख पा रहे होंगे। इस सड़क के बनते ही चीन ने लगे हाथ अक्साई चीन के हिस्से को अपने नक्शे में दिखाना शुरू कर दिया, यानी रुमाल रख दिया तो सीट भी हमारी हो गई वाला भाव। भारत को जब तक ये पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। हालांकि भारत ने इसका विरोध किया और अपने इलाके पर क्लेम किया, साथ ही वापस लेने का ट्राई भी किया। भारत ने इसी समय तिब्बत के सर्वोच्च नेता को अपने यहां पनाह भी दे दी थी। इतने कारण पर्याप्त थे बेचैन चीन को भड़काने के लिए और इसी विवाद के कारण भारत और चीन के बीच 1962 की लड़ाई शुरू हुई और भारत को मिली LAC। रही चीन पाकिस्तान की बात तो दोनों ने मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन के अनुसार अपनी सीमा भी तय कर ली और इसी लाइन के अनुसार पाकिस्तान ने शक्सगाम घाटी को चीन को सौंप दिया। इसलिए अब दोनों देशों के बीच कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। 1959 तक भारत का चीन के साथ दोस्ती का भ्रम टूट चुका था और उसे चीन की असलियत का पता चलने लग गया था। 1962 में भारत चीन आमने सामने आ चुके थे। युद्ध शुरू हुआ। चीन 2 फ्रंट पर भारत से लड़ रहा था, एक लद्दाख पर और दूसरा ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश पर। 1962 में चीनी आर्मी को इंडियन आर्मी ने लद्दाख में रोका, लेकिन ईस्ट फ्रंट पर चीन की आर्मी असम के तेजपुर तक आ गई थी। बाद में चीन ने एक माइंड गेम खेल दिया। चीन ने एक तरफा सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। चीन अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर से तो पीछे हट गया, लेकिन अक्साई चीन में लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर कब्जा कर लिया और कंट्रोल बनाए रखा। इस तरह जहां चीनी आर्मी को इंडियन आर्मी ने लद्दाख में रोका, वहीं चीन ने एक नई बॉर्डर एक तरफा तौर पर खींच दी और यही कहलाई LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तब से लेकर आज तक यही बॉर्डर है लद्दाख और चीन के बीच।
लेकिन आखिर चीन के लिए अक्साई चिन्ह इतना जरूरी क्यों है? जैसा मैंने बताया, इंडिया टुडे में एक आर्टिकल आया था। इसमें पीएलए ग्राउंड फोर्सेस में 2010 में पब्लिश एक आर्टिकल के बारे में बताया गया। इसमें जो लिखा था वो सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। इसमें लिखा था कि 1960 के दशक में चीन के द्वारा अक्साई चिन पर कब्जा महान माओ त्से तुंग की एक शानदार रणनीति का हिस्सा थी। इसमें तर्क दिया गया कि अक्साई चिन भारत के सिर पर लटकी तलवार की तरह है। इसके अलावा यह मध्य एशिया का प्रवेश द्वार भी है और भारत की राजधानी नई दिल्ली पर आसानी से कब्जा करने, इसके बाद मुंबई जैसे भारत के इकोनॉमिक सेंटर को हथियाने और भारत को एक बार फिर से हराने का आसान रास्ता भी है। इस आर्टिकल से तो यह साफ हो जाता है कि चीन का भारत के लिए रवैया 1960 के दशक में क्या था। शायद इसीलिए चीन अक्साई चिन पर कब्जा करने के लिए इतना बेताब था। अब आज की बात करेंगे तो आज भी ये इलाका चीन के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यह तिब्बत और जिनजियांग को जोड़ता है। इसके साथ ही ये एरिया चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी के पास है। इसका इस्तेमाल मिलिट्री पर्पस के लिए किया जा सकता है। ये तो हो गई अक्साई चिन की बात। अब बात करते हैं उस सुपर डैम की जिसके कारण चीन ने भारत सहित बांग्लादेश की भी धड़कनें बढ़ा रखी हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा डैम भी है जिसके बनने के बाद पृथ्वी की घूमने की रफ्तार ही कम हो गई थी? यह डैम है चीन में और इसका नाम है थ्री गॉर्जेस डैम। इसको चीन के हुबेई प्रांत में यांगजी नदी पर बनाया गया था। इस बांध की क्षमता है 22,500 मेगावाट बिजली पैदा करने की। दुनिया के इस सबसे बड़े डैम ने भूकंप, जलवायु परिवर्तन और लाखों लोगों के विस्थापन जैसी समस्याएं भी पैदा कर दी हैं। लेकिन ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब चीन थ्री गॉर्जेस डैम से भी 3 गुना बड़ा डैम बनाने की तैयारी में है और ये है मेडोक डैम। पिछले साल 25 दिसंबर को चीन ने तिब्बत में यारलुंग सांगपो नदी पर दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण को मंजूरी दे दी। ये 60,000 मेगावाट क्षमता वाला प्रोजेक्ट होगा। और ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, ये आप इस फैक्ट से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की कुल हाइड्रो पावर कैपेसिटी है 1,45,000 मेगावाट और भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट है भागीरथी नदी पर बना हुआ टिहरी प्रोजेक्ट। इसकी टोटल कैपेसिटी है 2400 मेगावाट की। यानी सिर्फ मेडोक डैम भारत की कुल हाइड्रो पावर का लगभग आधा प्रोड्यूस करेगा। चीन कहता है कि यह प्रोजेक्ट उसे 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने में मदद करेगा, क्योंकि सिर्फ इसी डैम से चीन को सालाना 300 अरब यूनिट बिजली मिलने की संभावना है। लेकिन भारत को इस डैम से दिक्कत है। सबसे पहले मैप में देखिए कि ये कहां बन रहा है। ये जस्ट अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ में बन रहा है। दूसरी बात, ये यारलुंग सांगपो नदी पर बनाया जाएगा। यारलुंग सांगपो नदी तिब्बत से जैसे ही शार्प टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, वहीं इस डैम को बनाने का प्रपोजल है। एक बड़ी बात यह है कि चीन ने हाइड्रो पावर के लिए यारलुंग सांगपो पर कई बांधों की योजना बनाई है। हालांकि उनमें से केवल एक ही पूरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि चीन की 30% हाइड्रो पावर कैपेसिटी तिब्बत में सेंटर्ड है, इसीलिए तिब्बत भी चीन के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, यारलुंग सांगपो नदी जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो उसका नाम बदल जाता है। इसे दिहांग कहा जाता है। असम में इससे दिबांग और लोहित नदी मिल जाती है, तब इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। इसके बाद यह नदी बांग्लादेश होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। भारत की दिक्कत यही है कि यह डैम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का लगभग 70% पानी भारत में भारी बारिश की वजह से आता है। भारत के डिफेंस स्पेशलिस्ट कहते हैं कि इस डैम का यूज चीन बॉर्डर डिस्प्यूट मामले में बार्गेनिंग करने के लिए कर सकता है। हालांकि चीन कहता है कि यह रन ऑफ द रिवर डैम है, यानी इसके फ्लो में कोई डाइवर्जन नहीं होगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि चीन ने भारत का भरोसा कई बार तोड़ा है। क्या आप जानते हैं इस डैम की अनाउंसमेंट चीन ने कब की? 2020 में, जैसे ही गलवान में भारतीय और चीनी फौजियों के बीच संघर्ष खत्म हुआ तब। इसके अलावा इस डैम के कई इकोलॉजिकल कंसर्न्स भी हैं। जैसे ये डैम तिब्बत में वहां बनाया जाएगा जहां काफी ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट होता है, यानी वहां भूकंप आने की बड़ी संभावना है। इसके साथ ही हिमालय का ये एरिया इकोलॉजिकली बहुत नाजुक है। हालांकि चीन ने ऐसी सभी चिंताओं को इग्नोर किया है, निग्लेक्ट किया है। कुल मिलाकर चीन ने भारत के साथ एक बड़ा माइंड गेम खेला है। एक तरफ वो इलीगली कैप्चर्ड अक्साई चिन इलाके में नई काउंटीज बना रहा है, दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को रोकने और अपने हिसाब से कभी भी छोड़ने के लिए मेगा डैम बना रहा है। भारत ने चीन के इस कदम पर कड़ी आपत्ति जताई है। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत को चीन के साथ कैसे माइंड गेम खेलने चाहिए। आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप ये बताइए कि आज का एपिसोड कैसा लगा। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी
किसी और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।